सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, बेसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले वंशानुक्रम। चूंकि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो माँ के पेट में जब होता है तो उसके बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं बच्चे के जो उसके माता पिता के बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि अगर किसी माता पिता की कोई संतान होती है तो या तो वो माता की तरह देखने में होती है या पिता की तरह होती है। और खासकर अगर एक घर में मतलब भाई बहन है तो आप देखोगे बहुत सारे भाई बहन है जिनके चेहरे सेम टू सेम मिलते होंगे, या जुड़वा भाई बहन है तो फेस पूरा मिलता होगा। तो इस तरीके से आखिर में ये चीजें कहाँ से आती हैं? तो ये सब आती हैं वंशानुक्रम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है तो कुछ गुण तो उसके पहले से ही माता पिता के होते हैं, लेकिन वो आ करके यहाँ के बाहरी वातावरण में जब वो रहता है तो वो बहुत सारे गुण उसके आसपास के वातावरण के कारण उसके अंदर आते हैं। जैसे कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चों को शुरू से बचपन से ही अच्छे संस्कार देते हैं, जैसे कि बड़ों के पांव छूना है या बड़ों की बातों को मानना है, कोई कुछ लाने को कह रहा है तो उसको लेकर के आना। तो ये सारी चीजें बच्चे जब शुरू से सीखते हैं तो उनके अंदर ये सारी चीजें, या दूसरे की हेल्प करनी है, ये सारी भावना बचपन से आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से नहीं सिखाई जाती, दूसरों का सम्मान करना है या सहयोग करना है या फिर जरूरत पड़ने पर किसी के काम आना है, ये सब चीजें अगर बचपन से नहीं सिखाई जाती तो बच्चों को ये सब चीजें नहीं समझ में आती या वो नहीं कर पाते जीवन में आगे चल करके। या जिन बच्चों के माता पिता ये नहीं सिखा पाते हैं तो ऐसे बच्चे उस तरीके के नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास पर उसके वंशानुक्रम यानी कि उसके माता पिता के जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है, और उस बच्चे के वातावरण का, किस प्रकार के वातावरण में वो बच्चा रह रहा है, किस प्रकार के स्कूल में वो जा रहा है, किस तरीके के उसके दोस्त हैं, किस तरीके का उसका परिवार है, ये सारी बातें बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास को जो प्रभावित करता है वो करता है वंशानुक्रम, और उसके बाद आता है वातावरण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वंशानुक्रम के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। वंशानुक्रम की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिनसे वंशानुक्रम का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। जैसे कि बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जे.ए. थॉमसन के अनुसार वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। इसके बाद है एच.ए. पीटरसन के अनुसार वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो भी गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो दादी दादा के गुण होते हैं वो पिता में आते हैं। आपको पता है माता तो नानी नाना का हो गया यहाँ पर, और जो पिता होता है उसमें दादी और दादा के गुण आते हैं। ठीक है, तो पिता में जो दादा दादा के गुण पिता में आए वो पिता से बच्चे में आए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रांसफर होते हैं गुण वही क्या होते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एनास्टॉमी के अनुसार क्या है? वंशानुक्रम के तत्व जन्म के बहुत बाद तक व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और वास्तव में यह प्रभाव जीवन पर्यंत चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के पिता के जो बाल हैं वो थोड़ा जल्दी एज में झड़ गए तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी देखने को मिलता है कि उस बच्चे के भी बाल जब वो 40 साल की एज क्रॉस करता है या 50 की, तो उसके भी बाल झड़ने लगते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स होता है, यानी कि वंशानुक्रम के द्वारा ही आदान प्रदान इसका होता है इन गुणों का। फिर देखिए जेम्स ट्रेवर के अनुसार तो माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही क्या है? वंशानुक्रम। यानी कि शारीरिक विशेषताएं, यानी कि शारीरिक ढांचा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजों का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और मानसिक विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी है, तो वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर के गुणे के समान अधिक है। अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, ना कि योगफल। तो यहां पर कहा गया है कि जो
व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर करके आता है वह वातावरण और वंशानुक्रम का क्या होता है, गुणनफल होता है, ना कि योगफल। आगे बढ़ते हैं। अब वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए वंशानुक्रम के नियमों में बीज कोशों के निरंतरता का नियम, फिर है समानता का नियम, फिर है भिन्नता का नियम, इसके बाद प्रत्यागमन। प्रत्यागमन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, फिर है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और लास्ट में है मेंडल का नियम। अब हम आते हैं बीज कोशों की निरंतरता का नियम क्या है, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन है। कौन है, बीजमैन है। एग्जाम में पूछता है कि बीज कोशों की निरंतरता का नियम किसने दिया है, तो बीजमैन ने दिया है। इनका विचार है कि मानव की उत्पत्ति बीज कोशों से होती है एवं बीज कोश कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये माता पिता द्वारा अपनी संतति को हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत होते जाते हैं। ये कोश वातावरण के प्रभाव से प्रभावहीन रहते हैं। इसी के आधार पर बीजमैन ने बीज कोशों की निरंतरता के नियम का प्रतिपादन किया। वर्तमान समय में बीजमैन के बीज कोश की निरंतरता के नियम की अत्यधिक आलोचना हो रही है। इस नियम के प्रमुख आलोचक बी.एन. झा ने लिखा है कि इस नियम के अनुसार माता पिता बीज कोश के संरक्षणकर्ता होते हैं तथा अवसर आने पर अपनी संतति को हस्तांतरित कर देते हैं। यह हस्तांतरण उसी प्रकार से होता है जैसे रुपया एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में जमा कर दिया जाता है। अतः यह नियम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न बनता है तो ये नियम आपको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद समानता का नियम है, लाइक बिगेट्स लाइक। इसका क्या मतलब है, समानता के नियम का अर्थ है समान के समान, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। ठीक है, यानी कि बुद्धिमान माता पिता की जो संतान होगी वो भी बुद्धिमान ही होगी, वो मंद बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, और अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो उसके बच्चे की जो संतान होगी वो भी क्या होगी, मंद बुद्धि होगी। तो समानता के नियम से पता चल रहा है कि यहाँ पर समानता फॉलो होगा। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी उनके बुद्धिमान होंगे, अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे भी या संतान भी मंद बुद्धि होगी। ये इसके इनके अनुसार है। तो समानता के नियम के कारण ही छोटे कद के माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो छोटे और बड़े कद के माता पिता के बच्चे बड़े कद के होते हैं। तो ये तो कुछ चीजें इसमें से बिल्कुल समानता आपने खुद देखा होगा रखती हैं कि छोटे माता पिता के बच्चे भी छोटे होते हैं, कि अगर हाइट छोटी है माता पिता की तो बच्चे भी छोटे होते हैं, और अगर बड़ी होती है तो माता पिता के बच्चे भी बड़े होते हैं। ये अपने आसपास भी आपने देखा होगा, अपने परिवार में भी देखा होगा। तो ये काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये सही है। वर्तमान समय में जो अपवाद दृष्टिगोचर होता है उससे इस नियम में संदेह पैदा होता है। जैसा कि मैंने कहा कि पूर्ण रूप से 100% ये भी नहीं सही है, समानता का नियम भी पूर्ण रूप से नहीं सही है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। जरूरी नहीं कि अगर छोटे कद के माता पिता हैं तो बच्चा भी बिल्कुल छोटा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी केस में आप देखते हो कि माता पिता अगर छोटे हैं फिर भी बच्चा काफी लंबा होता है, क्योंकि कभी कभी काले वर्ण के माता पिता की संतानें गौर वर्ण तथा बौने कद के माता पिता की संतति लंबे कद की दृष्टिगोचर होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई माता पिता जिनका रंग सांवला है उनके बच्चे गोरे देखने को मिलते हैं, और कभी कभी जिनके बौने कद के जो माता पिता होते हैं उनकी संतानें लंबे कद की होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हम 80% मान सकते हैं इसमें सही होगा, लेकिन 20% जो है वो अपवाद आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भिन्नता के नियम पर, लॉ ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, इस नियम की मान्यता है कि बच्चे अपने माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते हैं, और यही सही है। और ना एक माता पिता की सभी संतानें एक समान होती हैं, उनमें आपस में रंग, बुद्धि, विचार एवं स्वभाव एक दूसरे से भिन्न, जो स्वभाव होता है वो दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कि एक ही परिवार में अगर 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो सभी का रंग सेम नहीं होगा, ना तो सभी के विचार या ना तो सभी का व्यक्तित्व जो होगा वो सेम होगा। कोई किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है तो कोई किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, यानी कि जो स्वभाव होगा वो भी सेम नहीं होगा, विचार भी सेम नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएशन जो है, यहाँ पर भिन्नता का नियम, ये काफी हद तक यहाँ पर इससे आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि एक ही माता पिता के कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि तथा कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ शारीरिक एवं मानसिक हष्टपुष्ट होते हैं तो कुछ कमजोर शरीर और बुद्धि वाले होते हैं। इसका कारण माता पिता के उत्पादक कोशों की विशिष्टताएं हैं। अनेक पितरक उत्पादक कोशों में होते हैं जो एक दूसरे के विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न भिन्न बच्चे को जन्म देते हैं। इस नियम के द्वारा समानता का नियम
समानता के नियम के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो जो समानता का नियम है जिसमें ये चीज कही गई थी, छोटे कद के माता पिता की संतानें छोटी ही होंगी, या काले रंग के माता पिता हैं तो बच्चों का रंग भी काला होगा। यहाँ पर ये जो सिद्धांत है या ये जो नियम है भिन्नता का नियम, ये काफी हद तक इसको यहाँ पर जो समानता का नियम है उसको यहाँ पर उसके दोषों को जरूर कुछ कम करता है, क्योंकि काफी हद तक हमको जो भिन्नता का नियम है ये दोस्तों सही भी लगता है। आप खुद अपने अपने ही परिवार में आप इसको देख सकते हो, अपने भाई बहनों के साथ इसकी तुलना कर सकते हो, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और एग्जाम में समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये। इसके बाद है प्रत्यागमन का नियम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो प्रत्यागमन का नियम क्या है, तो देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंद बुद्धि तथा मंद बुद्धि माता पिता की संतानें प्रतिभाशाली होती हैं। इसी प्रवृत्ति को प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन के नियम के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जागृत और सुप्त। तो देखिए, भावी संतति यानी कि संतान में यहाँ पर क्या होगा, संतान होगा। भावी संतान, संतति का मतलब संतान ही होता है, तो भावी संतान में ये दोनों गुण संक्रमित होते रहते हैं। कभी कभी सुप्त गुण जागृत हो जाते हैं, तो कई पीढ़ियों के बाद भी पूर्वजों के गुण या दोष भावी संतति में आ जाते हैं, यानी कि संतान में आ जाते हैं। इसलिए बच्चे अपने माता पिता से विपरीत गुण वाले भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो हो सकता है कि उसके जो दादा है, दादा के दादाजी के भी गुण उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये पीढ़ियों के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिए पूर्वजों के गुण भी बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तो ये जीन जो है ये एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। और ये बच्चे के हो सकता है पिता के पिता के पिता के गुण भी उसके अंदर आ सकते हैं। तो ये कई जनरेशन के भी गुण आ सकते हैं। यानी कि अगर हो सकता है पिता के पिताजी या उनके पिताजी कभी पहलवान रहे हो, तो बच्चा भी हो सकता है कि उसके अंदर ये गुण आ गया हो कि वो भी बच्चा क्या हो सकता है, पहलवान हो सकता है। या अगर पिताजी कभी एक्टर रहे हो, पिताजी के पिताजी रहे हो, तो हो सकता है बच्चे के अंदर भी वो एक्टिंग का गुण हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई पीढ़ियों का गुण भी बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है इसके माध्यम से, जो सुसुप्त अवस्था में रहता है कई पीढ़ियों तक और अचानक से आकर के उस बच्चे में वो जागृत हो जाता है। तो ये यहाँ पर है। फिर देखिए, इसके बाद माता पिता के गुणसूत्रों का मिश्रण ठीक से नहीं होता है तो प्रतिभाशाली माता पिता के मंद बुद्धि संतति हो जाती है तथा मंद बुद्धि माता पिता के प्रतिभाशाली संतानें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं। इसके बाद देखिए, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या है, इस नियम की यह मान्यता है, माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतति को होता है। लैमार्क ने इस नियम की पुष्टि हेतु जिराफ का उदाहरण प्रस्तुत किया। लैमार्क के विचारानुसार प्रारंभ में जिराफ की गर्दन छोटी थी, परंतु बाद में परिस्थितिवश उसकी गर्दन लंबी होती चली गई तथा यही गुण अब वंशानुक्रम का अंग बनकर अगली पीढ़ी को संक्रमित होने लगा है। इस नियम की पुष्टि हेतु पावलोव, मैकडूगल एवं हैरिसन के परीक्षण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पावलो ने सफेद चूहों पर प्रयोग करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी के चूहे 30 बार घंटी बजने पर खाने के लिए आते थे, परंतु पांचवी पीढ़ी के चूहे केवल 5 बार घंटी बजने पर ही खाने के लिए आने लगे। यानी कि जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप जीन्स के द्वारा ही पहुंचने लगा। जहां पर 30 बार घंटी बजने पर खाने के लिए चूहे आते थे, वही 5 बार ही घंटी बजने पर पांचवी पीढ़ी के जो चूहे हैं वो आने लगे। आप देखिए, पहले के जो जनरेशन थी वो किस तरीके से, आज की जनरेशन में छोटे बच्चे ही कितने समझदार होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। मैकडूगल ने भी एक प्रयोग चूहों पर करके इस धारणा की पुष्टि की। उसने पानी के एक बड़े टब में कुछ चूहों को छोड़ दिया, जिसमें से निकलने के लिए 2 रास्ते थे। एक मार्ग प्रकाश युक्त था और दूसरे में अंधेरा था। प्रकाश युक्त मार्ग में बिजली के झटके लगने की व्यवस्था थी। चूहे पहले प्रकाश मार्ग से बाहर जाने का प्रयास करते थे, लेकिन इस मार्ग में विद्युत का झटका लगने के कारण वापस लौट आते थे। इसके बाद चूहों ने बाहर निकलने के लिए अंधेरा मार्ग ढूंढ निकाला। इस परीक्षण में मैकडूगल ने देखा कि प्रथम पीढ़ी के चूहों ने अंधकार पूर्ण मार्ग को ढूंढने में 165 बार मूल की, परंतु 13वीं पीढ़ी के चूहों ने 25 बार त्रुटि करके अंधेरे मार्ग को ढूंढ लिया। यानी कि जो पावलो ने देखा था उसी प्रकार से कुछ मैकडूगल ने भी पाया कि जो 23वीं पीढ़ी के चूहे थे वो 25 बार ही गलती करने पर सीख गए, जबकि जो पहली पीढ़ी थी वो 165 बार में जाकर के सीखी थी। ठीक है, और 23वीं पीढ़ी 25 बार में ही सीख गई।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मेंडल का नियम भी है, आपको पता है मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर और चूहों पर किए थे। तो मटर का प्रयोग हम देखते हैं। तो पहला मटर का प्रयोग है, तो देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम पाइमस सटाइवम है, ठीक है। और मेंडल ने मटर का पौधा प्रयोग हेतु इसलिए चुना क्योंकि इसमें विरोधी गुणों के साथ जोड़े पाए जाते हैं तथा यह कम समय में तैयार होते हैं। तो दोस्तों मेंडल ने क्या किया था कि एक लंबे पौधे का मटर का बीज लिया और एक छोटे पौधे का जो मटर का बीज होता है उसको लिया। एक लंबा होता था, एक छोटा होता था। जब इन दोनों को मिला करके जब बोया गया तो यहाँ पर लंबे और छोटे दोनों का मिश्रण मिला यहाँ पर, यानी कि एक दूसरा आकार मिला, यानी कि जो ना तो बहुत छोटा था ना तो बहुत बड़ा था, एक बीच का साइज का यहाँ पर संकर प्रजाति का मटर मिला जब इन्होंने मिला करके इनको बनाया, ठीक है। तो मटर पर इस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर चूहों पर किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया था। देखिए मेंडल महोदय ने चूहों पर भी इसी प्रकार का प्रयोग किया। उन्होंने काले और सफेद चूहों का समागम करवाया। उनसे उत्पन्न होने वाले सभी चूहे काले थे। जब उन्होंने सफेद चूहों और काले चूहों का समागम करवाया तो उन्होंने देखा कि उनसे होने वाले जो चूहे थे वो काले थे। इसके बाद उसने वर्ण संकर काले चूहों का परस्पर समागम करवाया तो उनसे काले एवं सफेद दोनों प्रकार के चूहे पैदा हुए। इसका अनुपात 3:1 का था। उसमें 3 चूहे काले थे और 1 सफेद था। सफेद चूहों के परस्पर समागम से सफेद बच्चे पैदा हुए, किंतु काले वर्ण संकर चूहों में से 1/3 ने काले रंग के तथा 2/3 ने काले और सफेद दोनों प्रकार के चूहों को जन्म दिया। उपरोक्त दोनों प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि नर और मादा के गुण सूत्रों में से कुछ जागृत तथा कुछ सुप्त रूप में होते हैं। जागृत गुण के अभाव में सुप्त गुण प्रधान होते हैं। अब इसके बाद देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमणीय कारक। तो यहाँ पर आप देखिए विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक कौन कौन से हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक, तो विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक इस प्रकार है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की बनावट। तो तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। तंत्रिका का तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रियों, पेशियों तथा ग्रंथियां आदि प्रभावित रहती हैं। छात्र की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। अतः हम बालक के तंत्रिका तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा एवं असामान्य 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो डिक बेयर के अनुसार वंशानुगत कारक जन्मगत विशेषताएं होती हैं जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के जिस प्रकार के शरीर संबंधी पितरक या जीन्स का संयोग होता है, बच्चे के शरीर के विविध अंगों का विकास उसके अनुसार ही होता है। पितरकों के माध्यम से ही शारीरिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया कि गर्भस्थ बच्चे के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास पर प्रभाव किस प्रकार से बढ़ता है बच्चे के वंशानुक्रम का। तो क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। वंशानुक्रम संबंधी जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी कम बुद्धि के होते हैं। अतः व्यक्ति के मानसिक विकास का आधार भी वंशानुक्रम होता है, परंतु कभी कभी इसके अपवाद भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बालक माता पिता के अलावा अपने पूर्वजों के गुण भी प्राप्त करता है। जरूरी नहीं कि बस केवल बच्चे के पिता के गुण ही बच्चे के अंदर आए, उसके दादा या उसके दादा के पिताजी या उनके पिता के पिताजी, उनका भी गुण आ सकता है बच्चे के अंदर। फिर है संवेगात्मक विकास का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर एवं मस्तिष्क पर निर्भर करती है, इसलिए मनुष्य के संवेगात्मक विकास में भी वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। संवेदी माता पिता की संतानें भी संवेदना के भाव से परिपूर्ण होती है। इसीलिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को हमेशा धार्मिक चीजें या अच्छा सोचने के लिए कहा जाता है। अच्छा सोचेंगे तो बच्चे पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छी या धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे बच्चे के अंदर भी सोचने समझने की क्षमता और बढ़े और वो धैर्यशाली हो, संस्कारी हो। इसीलिए ये सब चीजें की जाती हैं।
सामाजिक विकास का प्रभाव, तो व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का निवास होता है। आपको पता ही कि हम हमेशा मिलजुल करके रहना चाहते हैं या फिर हमेशा समूह में अभी हम कोई पार्टी या कुछ भी छोटा फंक्शन करते हैं तो अगर अकेले रह रहे हैं हम तो उस पार्टी का या उस फंक्शन का कोई महत्व नहीं है जब तक हमारे दोस्त ना आए, जब तक हमारे रिलेटिव्स ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक विकास का व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है। यही प्रवृत्ति व्यक्ति को समूह में रहने की प्रेरणा देती है। इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में अधिक होती है यह उतनी ही तीव्रता से विविध प्रकार के समाजों में समायोजित हो जाता है। जिन परिवारों में सामाजिकता को महत्व दिया जाता है उन परिवारों के बच्चे सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी करते हैं और सामाजिक नियमों एवं परंपराओं का निर्वहन करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ ये बात कहा जा रहा है कि अगर बच्चे के माता पिता उसके परिवार वाले सामाजिक हैं तो ये सामाजिकता का गुण उस बच्चे के अंदर भी आएगा वंशानुक्रम के द्वारा, और वो भी अपने माता पिता के, अपने परिवार के सामाजिक नियमों का, वो भी परंपराओं का वो भी निर्वहन करेंगे। फिर है स्वभाव पर प्रभाव, तो व्यक्ति का स्वभाव मुख्यतः उसके सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है। स्वभाव के विकास में सबसे अधिक भूमिका अंतःस्रावी ग्रंथियों का होता है। फिर है चरित्र के विकास पर प्रभाव, व्यक्ति का चारित्रिक विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। इसका निष्कर्ष डगडेल ने चरित्रहीन ड्यूक के वंश के अध्ययन के आधार पर किया। फिर है बुद्धि पर प्रभाव, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि का बालक के विकास पर अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, जबकि मंद बुद्धि के बालकों का मानसिक विकास मंद गति से होता है। मंद गति या मंद बुद्धि के बालकों का शारीरिक विकास भले ही हो जाए किंतु उनका सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास की गति अत्यंत धीमी रहती है। कुशाग्र बुद्धि के बालक शीघ्र ही चलना एवं बोलना सीख लेते हैं, वहीं मंद बुद्धि वाले बालक देर से चलना और बोलना सीख पाते हैं। टर्मन ने अपने अध्ययन, जिसमें बालक के पहली बार बोलने और चलने का अध्ययन किया गया, के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि 13वें मास में चलने वाले बालक प्रखर बुद्धि, 14वें मास में चलने वाले बालक सामान्य बुद्धि लब्धि और 22वें माह में चलने वाले बालक मंद बुद्धि और 23वें माह में चलने वाले बालक मूढ़ होते हैं। इसी प्रकार बोलने की प्रक्रिया में क्रमशः 11, 16, 34, 51 मास वाले बालक प्रखर बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद एवं मूढ़ बुद्धि वाले थे। अब देखिए व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, बालकों में माता पिता की व्यावसायिक योग्यता की कुशलता भी हस्तांतरित होती है। कैटल ने 885 अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन कर पाया कि उनमें से 2/5 व्यवसायी वर्ग, 1/2 भाग उत्पादक वर्ग और केवल 1/4 भाग कृषि वर्ग के थे। अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक कुशलता वंश परंपरा पर आधारित होती है, यानी कि 2/5 व्यवसायी वर्ग थे, तो आप देख सकते हो कि सबसे अधिक व्यवसायी वर्ग था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चे के माता पिता बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बच्चे भी उस बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सारे सुनारों की दुकानें होती हैं हमारे शहरों में, उस सुनारों की दुकानें बहुत पुरानी, उनके दादी बाबा के भी पिताजी उन्होंने सुनार का काम किया था और दुकान चल रही थी, और वो बरसों से 200-250 साल से दुकान चलती आ रही है या 100 साल से दुकान चलती आ रही है। तो क्यों चलती आ रही है? क्योंकि उन्होंने ग्राहकों का जो विश्वास है वो भी जीता है और उनसे इसी वजह से उनकी जो दुकान है वो और आगे बढ़ रही है। उनके बच्चे भी सीख जा रहे हैं, बच्चे भी दुकान को और अच्छे से चला रहे हैं, व्यवसाय को और अच्छे से चला रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है जो वंशानुक्रम है, इस तरीके से यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि उसका प्रभाव हमें व्यवसाय में भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। वंशानुक्रम यहाँ पर पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बस आपको उसको प्रेस कर देना है और चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। कल मैं आपको शिक्षण की भी क्लास लेकर के आऊंगी, आपके सेकंड पेपर की भी। सेकंड पेपर का सिलेबस मैंने बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि 2 सब्जेक्ट आपकी कंटिन्यू चलाऊं मैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए। और आपकी संस्कृति क्लास भी मैं लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोग का जो क्लास जल्दी से कंप्लीट हो जाए
और आप लोग सारे के सारे विषयों को अच्छे से देखते रहें। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।